फ्रेंड्स, ऑब्वियसली जैसा कि आप देख रहे हैं ये थोड़ा कंटेंट तो अलग लग रहा है। नॉर्मली तो आप किताब उताब के साथ पाए जाते हैं भैया। ये क्या कहानी है आज? कहानी ऐसा है कि सितंबर मंथ स्टार्ट होने वाला है, या जब तक ये वीडियो अपलोड होगा स्टार्ट हो चुका होगा। एंड स्कूल्स में हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स का फीवर स्टार्ट हो गया होगा। हम सीजन भी बोल सकते थे। व्हाट आई एम सेइंग दैट फीवर, क्योंकि भैया जो स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए तो फीवर ही है। एग्ज़ाम्स का खौफ, डर, इस हकीकत में उनके बुखार तो आना ही है। क्यों भैया? क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ अभी एक ही बात चल रही है कि इतना कुछ पढ़ना है, इतना कुछ सिलेबस है और मेरे पास समय बिल्कुल कम है। बिल्कुल कम इसलिए है क्योंकि आपने एक रियलिटी चेक दूं मैं अगर, तो अप्रैल में सेशन स्टार्ट हुआ और अभी सितंबर स्टार्ट होने वाला है। आपने अपना समय गंवाया, और भैया अगर आप अपना समय गंवाओगे तो सिलेबस तो भैया उतना ही रहने वाला है जैसा वो शुरुआत में था साल भर का। ऐसा तो नहीं कि सिलेबस बढ़ जाता है, सिलेबस घटता ही है नॉर्मली सीबीएसई की मेहरबानी से। बट टाइम माय फ्रेंड, इफ़ यू आर वेस्टिंग योर टाइम द टाइम विल वेस्ट यू वाली कहानी है, और इसीलिए आप अभी वेस्ट हुए जा रहे हो। कभी सोचा आपने कि स्क्रीन पे क्वेश्चंस आते जा रहे जाते जा रहे बट आप कुछ नहीं कर पा रहे? बिकॉज यू आर टाइम पैरालाइज्ड। आप प्रेशर में नहीं खेल पा रहे हो, इसीलिए आपको ज़रूरत है कृष्णा का। अगर अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धर हो के भी अपना धनुष उठा नहीं पा रहा है तो भैया आप तो एक अदना सा बालक और बालिका हैं। तो अर्जुन को कृष्णा की ज़रूरत थी, आपको भी कृष्णा की ज़रूरत थी। सो ऑन द बिहाफ ऑफ कृष्णा आई एम हेयर टू हेल्प यू। तो चलिए इस जर्नी पे स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करूँगा कि आप पूरा वीडियो में बने रहेंगे। 100% मेरी गारंटी है कि आपको फ़ायदा होगा अगर आप मेरी बात सुने और उनको फॉलो करें। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। ऑलवेज ग्रो विथ ऑल टुगेदर, सबका साथ सबका विकास। ओके, तो नॉर्मली दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो की फ़र्क पड़ता है जी, हाफ ईयरली तो है, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, अभी भी सो रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैं, जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। पढ़ाई का भैया ऐसा है कि पोस्टपोन करते चले जाएंगे। हाफ ईयरली है ना, एनुअल में देख लेंगे कि पढ़ाई करेंगे और क्या। एंड फिर ये भी है कि अब तक कुछ नहीं पढ़ा तो अब पर क्या ही पढ़ के उखाड़ लेंगे। इस तरह के बच्चे के लिए भी मेरे पास सॉल्यूशन है, अपन डिस्कस करेंगे। खैर, सेकंड वाले बच्चे जो हैं वो ज़्यादा कंसर्निंग है। वो पढ़ाई तो करते, वो मेहनत तो करते, बट उतने ही प्रोपोर्शन में वो टेंशन भी लेते हैं। अरे बाप, हाफ ईयरली आ गया, एग्ज़ाम्स आ गए, अब क्या करूँ, कैसे करूँ, इतना कुछ तो नहीं पढ़ा, इतना कुछ रिवाइज नहीं करा, फॉर्मूलाज याद नहीं रहते, सारी चीज़ का टेंशन लेके बैठे रहते हैं। और होता ये है कि वो अपने कैपेबिलिटीज़ पे डाउट्स करते रहते हैं कि ये डाउट वो डाउट खुद पे कि नहीं हो पाएगा, अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। और ये सब डाउट्स के साथ एक और चीज़ होता है उनके साथ, वो है टाइम प्रेशर। घड़ी की टिक टिक टिक, विथ एवरी सेकेंड्स गोइंग पासिंग बाई, उनको लगता है कि अब डूम्सडे आने वाला है, अब उनसे और नहीं हो पाएगा, और वो फेल करेंगे, और पैनिक अटैक्स और एंजाइटीज़। वो सारी चीज़ का सॉल्यूशन है हमारे पास इसमें, बस आप बने रहेंगे। सबसे पहले मैं बोलूँ कि आपको अपने हाफ ईयरली पे फोकस क्यों करना चाहिए, तो ये भैया आपका फाउंडेशनल चेक पॉइंट है। क्योंकि भैया पूरे साल के मिड में है आप, अंत बीच में पूरे सेशन के, यहाँ आपको चेक किया जाएगा कि अब तक आपने जो भी कॉन्सेप्ट आपके टीचर्स ने सिखाए हैं फर्स्ट हाफ एकेडमिक ईयर के टोटल कंप्लीट होने वाले हैं, उसमें क्या गैप है, आपको किस चीज़ पे काम करना है, किस चीज़ पे काम नहीं करना है, कौन आपके स्ट्रेंथ है, कौन आपका वीक एरिया है, ये सारा चीज़ आप अपने टीचर की हेल्प से और इस हाफ ईयरली की हेल्प से जान सकते हैं। और ये हाफ ईयरली आपका प्रिपरेशन है फाइनल्स के लिए, प्रीव्यू है कि आप देख सको कि एग्ज़ाम का माहौल कैसा होता है, पेपर कैसे सेट होता है, मार्किंग स्कीम कैसे होती है, ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। एक बार अगर आपका मान लीजिए हाफ ईयरली में परफॉर्मेंस सही रह जाता है तो ये कॉन्फिडेंस आपको खुद तो देगा ही, इवन टीचर के मामले में भी टीचर भी समझेंगे कि हाँ जो ये बंदा है वो एक अच्छा बंदा है, और उसी हिसाब से फिर वो आपको कैटेगराइज करेंगे एंड उसी हिसाब से आपसे मेहनत किया जाएगा। एंड इट विल, याद रखिए, हमेशा फर्स्ट टाइम जो हार्ड होता है बट उसके बाद काम आसान हो जाती है। तो एक बार आपने हाफ ईयरली में अच्छा परफॉर्मेंस कर लिया अपना, देन लास्ट में एनुअल्स में उसको डिलीवर करना इट्स अ वेरी ईजी थिंग। तो जाग जाओ और जाग के अपना टाइम मैनेज करो और एक एग्ज़ाम का परफेक्ट स्ट्रैटेजी बनाओ। जो भी 10-15 दिन लास्ट में बचे हुए हैं अभी, उसमें स्टडी टेक्निक्स को थोड़ा सा एफिशिएंसी बनाओ। और आपको याद रखना, प्रेशर में सबसे अच्छा पढ़ाई होता है, क्योंकि भैया
प्रेशर कुकर में जैसे जैसे प्रेशर बढ़ते जाता है, 3 से 4 सीटी लगी, आपका दाल गला, दाल बढ़िया बनेगा, भात बढ़िया बनेगा। ठीक, इसीलिए प्रेशर बुरा नहीं है। एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में स्ट्रेस और प्रेशर बुरा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि या तो आप लेते ही नहीं हो स्ट्रेस बिल्कुल, या फिर इतना ले लेते हो कि भैया आप पूरा टेंशन में आ जाते हो, खौफ ज़्यादा हो जाते हो। खौफ के बारे में एक मैं कहानी बताता हूँ आपको। आप रात में जा रहे हो कहीं, ठीक है, और आपको पीछे से आपको शैडो दिखता है। अब आपको खुद के अपने साए से डर लग रहा है। क्या ये खौफ है? नहीं। फियर हैज़ नो पावर माई फ्रेंड, कोई पावर है ही नहीं उसमें। वो जो आप उसमें बिलीव कर रहे हो ना, वो उसको पावरफुल बनाता है। अब बोलेंगे ये क्या बात हुई भैया? मान लीजिए आप रास्ता में जा रहे हो, ठीक, और रास्ते में एक रस्सी मिलती है आपको, अंधेरा है, दिख नहीं रहा है। अब उस रस्सी को आप सांप मान लेते हो, स्नेक, एंड उस स्नेक से आपका दिल कमज़ोर था। स्नेक सांप समझ के आप इतना बीर बीर भागते हो और डर जाते हो, खौफजदा हो जाते हो कि आपको हार्ट अटैक आ जाता है और आप मर जाते हो। वेरी सैड स्टोरी ना? क्या वो सांप था कि रस्सी था? बट इवन एक रस्सी के कारण आपको हार्ट अटैक आ रहा है। बिकॉज रस्सी के कारण हार्ट अटैक नहीं आ रहा आपको उस रस्सी में जो आपने बिलीव करा कि वो एक सांप है, वो आपको फियर दे रहा है, एंड उसकी वजह से आपको प्रॉब्लमेटिक है। ये ऑब्वियसली एक कहानी है, हकीकत नहीं है, बट आई होप यू गेट माई पॉइंट कि जिस दिन आप फियर में बिलीव करना छोड़ दोगे ना, उस दिन फियर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हैव दिस एटीट्यूड, कह रहे हाँ देख लेंगे ना, अब तक देखते आ रहे हैं ना, अब तक इतने सारे एग्जाम दिए हैं ना, कुछ अच्छे कुछ बुरे गए ना, ये भी जो जाएगा देख लेंगे ना, अभी समय है, 10-15 दिन पढ़ लेते हैं ना। हैव दिस एटीट्यूड एंड यू आर गोइंग टू एस इट। बढ़िया होने वाला है, लिख के दे रहा हूँ। कृष्णास गारंटी है 105% वाली। कोई तकलीफ? ऑब्वियसली कोई तकलीफ नहीं। तो जो भी फियर ऑफ फेलियर है उसको जाने दो, क्योंकि भैया याद रखना, आपको फियर हमेशा रोकता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बोल दूं, कॉन्फिडेंट भी मत हो जाना, ओवर कॉन्फिडेंट कि अरे यार अपन तो तोप हैं, उड़ा के फेंक देंगे। क्योंकि भैया याद रखना, एक तूफान आया था और उस तूफान में एक ओक ट्री बहुत लंबा कॉन्फिडेंट खड़ा है कि भैया हम तो कुछ भी झेल लेंगे, तोप खाने। और जो बम्बू है बांस, वो जैसे जैसे हवा में डोल रहा था उस तरह से अपने वो फ्लेक्स कर ले रहा था। जब तूफान गुजरा तो पता है वो ओक ट्री का क्या हुआ? ओक ट्री टूट के बिखर गया, पर जो बम्बू जो जिस दिशा में हवा चल रही थी उस दिशा में बेंड हो गया, वो अभी भी खड़ा है। तो आपको पता होना चाहिए योर वीकनेस योर स्ट्रेंथ। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना। याद रखिए, आपको एक मध्यम मार्ग अपनाना है। यू हैव टू बैलेंस दिस थिंग्स। ना तो ज़्यादा स्ट्रेस लेना है, ना तो बिल्कुल ही स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस लेना है, स्ट्रेस इन ए एप्रोप्रिएट अमाउंट इज़ अ गुड थिंग। याद रखना, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस में आप ओक ट्री बन जाओगे और उखाड़ के फेंक दिए जाओगे। यही बात यहाँ लिखा हुआ है। ये सारे पॉइंट्स से आपको सीखना है कि आपको फ्लेक्सिबल होना है, आपको एक्सेप्टिंग होना है, आपको रिजिलियंट होना है। मानी कि आपको समझना है कि अच्छा भैया आप सही बोल रहे हो, हम रियलाइज़ करते हैं, मैं सुधरूंगा या मैं सुधरूंगी, आई विल चेंज। ये बात जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप रेजिलियंट होगे। जो भी आपको स्ट्रॉन्ग एरियाज बताए जाएंगे आपके टीचर से, आप उसको एक्सेप्ट करोगे। जो भी वीक एरियाज है उस पर आप काम करोगे और एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस का एक बेटर यूज़ करके आप एक बेटर पर्सन, एक बेटर स्टूडेंट बनोगे। ओके ओके, तो इन शॉर्ट बी लाइक द बम्बू। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब बोलोगे भैया ये तो ठीक है, ये इतना सब आप डीलिंग दे रहे हैं, पर करना क्या है ये तो बताइए। तो देखिए नॉर्मली क्या है, हमारे पास अब कितने ही दिन बचे होंगे भैया? 10 से 15 दिन बचे होंगे। तो चलिए मान के मैं चल रहा हूँ कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं ये 15 दिन बचे हुए हैं, तो क्या करो, कुछ नहीं, 15 दिन का एक प्लान बना लो। अब फैंटेसी वाला मत बनाना कि भैया अपन तो तोप खान है, 24 घंटा होता है ना, उसमें 48 घंटा पढ़ लेंगे, क्योंकि हम तो 2x का स्पीड से पढ़ते हैं। थोड़ा कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे, ठीक है। जितना तुम्हारा औकात है उतने का रूटीन बनाओ, क्योंकि फिर पूरा होगा नहीं तो फिर पछताते रहना, अरे यार रूटीन बनाए थे 100%, फॉलो हुआ 10%। अगर कायदे से रूटीन बनाओगे, जो रियलिस्टिक रूटीन होगी उसका 90% 99% फॉलो होगा। 90% भी फॉलो हो रहा है, फिर भी आप बहुत सारे लोगों से आगे हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अभी भी सोए हुए हैं जी। ओके, तो आपको करना क्या है, आपको सारे सब्जेक्ट्स को डेली गोल्स में डिवाइड कर लेना है।
ठीक है। तो सबसे पहले आपको ज़्यादा डिफिकल्ट जो सब्जेक्ट्स हैं, ज़्यादा जो चैप्टर्स डिफिकल्टी वाले लगते हैं, वो उस पर आपको फोकस करना है। फिर आप क्लास 12 में आप देखोगे तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन लोगों को तकलीफ दे होते हैं मैथ में, मैं जो बता रहा हूँ। क्लास अगर आप 10 में हो तो लाइट चैप्टर्स किसी को हार्ड लगता है, किसी को समझो कि लाइफ प्रोसेस जो कि थोड़ा लंबा चैप्टर है वो हार्ड लगता है। तो जो भी आपके जो स्पेसिफिक डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करो और पहले फोकस करो, ठीक है। और अभी फिलहाल ये जो कि समय कम है तो सब कुछ कवर करने की कोशिश मत करो, क्योंकि हो नहीं पाएगा, समय नहीं है। आप सिर्फ वो टॉपिक्स पे फोकस करो जो मेन टॉपिक्स है। वो कैसे पता चलेगा मेन टॉपिक्स है? मेन टॉपिक्स पता चलेगा तुम्हारे टीचर जब तुम्हें पढ़ा रहे होंगे उनके लैंग्वेज से, वो बार बार कुछ ना कुछ टॉपिक्स पे बार बार इम्फेसिस करते होंगे। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है PYQs, जो अब तक तुम्हारे प्रीवियसली ये क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं। अगर आप 9 और 11 में हो तो पुराने अपने सीनियर्स से मांग लो PYQs, और अगर आप 10 और 12 में हो तो भैया CBSE और आपके जो प्रीवियसली जो जैक बोर्ड या फिर कोई भी आप स्टेट बोर्ड्स में हो तो वो तो प्रोवाइड करते ही अपनी वेबसाइट पे, वहाँ से निकाल लो। और भैया उसके बाद फॉलो करो कौन सा रूल, 60-30-10 रूल। 60% रिवाइज करो, रिवीजन इज द की, 30% प्रैक्टिस पेपर डालो और फिर 10% फिर से लाइट रिव्यू डालो उसको, ठीक है। तो ये 60-30% रूल अगर आप फॉलो करोगे, होल हार्टेडली फॉलो करना है, सिर्फ सुनना नहीं है। हाँ सुनने में अच्छा लग रहा है बट कर ही नहीं पाए तो फिर क्या फ़ायदा हो गया जब कर ही नहीं पाए तो। सेकेंड चीज़, आपको NCERT CBSE प्रोवाइड कराती है, स्टेट बोर्ड में भी आपका NCERT चलता है, तो भैया उस पर फोकस करो ना, स्कूल नोट से फोकस करो ना। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को साइड बुक का बड़ा चस्का लग जाता है। क्या नाम है इसमें? साइड बुक। दिस इज अ बुक दैट इज साइड वाइज। पहले आप NCERT को अच्छे से कंप्लीट कर लो, उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन, उसके एग्जाम्पल क्वेश्चन, उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन, उसको तो पहले निपटा लो। और जब सब निपट जाए तब फिर साइड बुक में वो पोर्शन कवर करो जो आपको हार्ड लग रहा था, जो आपको NCERT समझ में नहीं आया था, जिसके आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। दैट इज व्हाट साइड बुक इज ऑल अबाउट। बुक को साइड में रख के पढ़ना है, मेन बुक मत बना लीजिए साइड बुक को। मेन बुक आपका NCERT है एंड दैट इज फॉर अ रीजन। NCERT से ब्यूटीफुल बुक्स आपको मिलेंगे ही नहीं अगर आप मेरा मानो तो। और लास्ट मोमेंट में ऑब्वियसली पूरा बुक लेके बैठोगे तो भैया दिमाग का दही तो होगा ना। तो आप ऑब्वियसली जो माइंड मैथ में फॉर्मूलाज बनाए हो, डेफिनेशंस, डायग्राम्स का शॉर्ट नोट्स बनाए हो, उसको रिवाइज करो। चिप नोट्स, फ्लैश कार्ड, यही समय पे काम आते हैं। अच्छा मान लीजिए आपके पास अभी ये नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो अभी फ़िलहाल के लिए इस बात को नोट कर लो कि अगला बार कब कोई भी एग्ज़ाम आएगा उससे पहले मेरे पास क्विक नोट्स हर एक चैप्टर के, जिसमें फॉर्मूलाज होगा, डेफिनेशन होगा, डायग्राम होगा, वो बना ही होना चाहिए। मैंने बोला है आपको हर एक सब्जेक्ट का अपना एक लैंग्वेज होता है, उसी लैंग्वेज पे आप फोकस करो। फॉर एग्जांपल फिजिक्स का लैंग्वेज है मैथ्स, तो भैया मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, ऐसा यूनिट सारे के एक शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। केमिस्ट्री का अपना एक लैंग्वेज है रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, तो सारे केमिकल रिएक्शंस का अपना एक शॉर्ट नोट होना चाहिए। बायोलॉजी का अपना एक लैंग्वेज है डायग्राम्स, तो उसका एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। और उसी तरह से उसी को आप सप्लीमेंट करोगे, क्योंकि ये सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सब इंग्लिश मीडियम में है, तो मैथ को इंग्लिश में कन्वर्ट करने आना चाहिए, रिएक्शन को इंग्लिश में लिखने आना चाहिए, कन्वर्ट करने आना चाहिए, और डायग्राम को अच्छे से आप एनोटेट करोगे कि ये कौन सा पार्ट कहाँ है, किसका क्या फंक्शन है, शॉर्ट में ही उसको ऐड कर लोगे। इस तरीके से आप एक परफेक्ट नोट तैयार कर लोगे जो आपके एग्ज़ाम से पहले पक्का 100% काम आएगा ही आएगा। और भैया एक बात ध्यान से रखना, जब आपको नहीं समझ में आता ना तो आप नया नया रेफरेंस बुक उठाने लगते हो, नया नया साइड बुक उठाने लगते हो, कोई फ़ायदा नहीं है, बस दिमाग का दही होगा। जो आपके टीचर्स ने जिस पे आपने भरोसा करा है, उनको जो पढ़ाया उस पर फोकस करो, उनके नोट्स पे, और NCERT फोकस करो। मान लो टीचर ने खुद ही पूरा बुक ही छापवा दिया है नोट्स में, तो छोड़ दो सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ तुम्हारा एक दोस्त है, वो है NCERT। बाकी मैंने पहले ही बोला कि आप प्रीवियस ईयर पेपर, सैम्पल पेपर लगाओ, हर 2 दिन 3 दिन पे सैम्पल पेपर लगाओ, उसको टाइम कंडीशन में अलार्म लगाओ, 2.5 घंटे का ही, क्योंकि 3 घंटे का मेन पेपर होता है, और फिर उसको मैच करो टॉपर के आंसर शीट में कैसे लिखा जाता है। अगर आप खुद नहीं चेक करना चाहते तो कोई भी आपके टीचर्स को पकड़िए और बोलिए कि आप अपना फीडबैक दो। ये सब बहुत काम करेगा, बहुत सारा काम करेगा। अब बोलो कि भैया इसके बाद क्या करें? एक स्टडी रूटीन बनाओ,
ठीक है, और उस एग्जाम टाइमिंग से मैच करना चाहिए। अगर तुम्हारा एग्जाम 9 से 12 है तो उसी समय प्रैक्टिस सेशन रखो, उसी समय अपना मॉक दो, उसी समय अपना पेपर डालो, क्योंकि क्या होगा, इससे तुम्हारा माइंड और बॉडी तैयार होगा उस टाइम के लिए। अब ये सब तो छोटी छोटी बात है, ये सब तो क्या ही है, अरे भैया ये सब छोटी छोटी साइकोलॉजिकल हैक्स है। तुम नहीं जानते हो तुम्हारे लिए कौन सा छोटा सा बात मार्वलस वर्क करेगा। याद रखो, पूरे रामायण में जब राम सेतु बन रहा है, इतना बड़ा राम सेतु बन रहा है, तो तुमको क्या लगता है कि राम जी तो भगवान है, तो फिर क्यों ही उनको बंदर लोग का जरूरत पड़ा? अरे बाबा, बंदर क्या बोलूँ मैं, गिलहरी, इतनी छोटी सी गिलहरी का भी कंट्रीब्यूशन की वजह से ये हो पाया है। तो इसीलिए छोटी छोटी बातों से ही आपका एक परफेक्ट स्टडी रूटीन बनता है, एक परफेक्ट स्टडी टेक्निक बनता है। तो ये जो मैं सिखा रहा हूँ, दिस इज नॉट इन पर्टिकुलर अबाउट दिस पर्टिकुलर हाफ ईयरली एग्जाम्स, ये टोटल के लिए, सबके लिए। कभी भी जिंदगी में कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपके ब्रेन को एक रूटीन चाहिए, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो ट्रेंड होता है, हैबिट्स डेवलप होते हैं, गुड स्टडी हैबिट्स। यू नीड गुड स्टडी हैबिट्स, और वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। और मोस्ट इग्नोर्ड जो पेपर्स होते हैं वो होते हैं लैंग्वेज पेपर्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो क्या करो, ऑब्वियसली थोड़ा इजी पोर्शन में लोगों को लगता है ये चीज़, इसलिए इग्नोर कर देते हैं। वेरी रॉन्ग एटीट्यूड। जब आपका इजी लग रहा है तो क्या आप उसको इग्नोर कर दोगे? अरे यार ये क्या है, जिसको स्क्रीनशॉट आ गया, इसको अपन डिलीट कर देते हैं। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी ऑफ। ओके, हमारा टाइमर चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। तो मैं ये बोल रहा था कि आप अपना हिंदी और इंग्लिश जो कि लैंग्वेज पेपर, उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि देखिए 5 सब्जेक्ट हैं, और भैया 5 सब्जेक्ट में मान लीजिए मैं एक सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी है, मैं 12 के हिसाब से बोल रहा हूँ, बाकी साइंस, सोशल साइंस, वही सब चलेगा उधर 10 में, 9-10 में। ओके, हिंदी इंग्लिश भी तो 100 मार्क्स के ही आते हैं, वो भी 100 मार्क्स के आते हैं, संस्कृत भी अगर आएगा तो 100 मार्क्स का आएगा। तो जब भैया ये इजी पोर्शन है, यहाँ पे जब इसको आप स्कोर कर सकते हो, तो आप इस पर फोकस क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मार्केट में बात फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की चल रही है, तो आप भी चेंज करे जा रहे हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जब आपका स्ट्रॉन्ग एरिया यहाँ पे हो सकता है, तो वाई आर यू प्रैक्टिसिंग दिस? समझ ही नहीं आ रहा, आप बात को समझने ही नहीं चाह रहे। तो क्या करना है, सुनो ध्यान से। लेटेस्ट के फॉर्मेट, ऐसे के फॉर्मेट, नोटिसेस, कोट्स, फ्रेजेस, गुड ओपनिंग क्लोजिंग लाइंस, इस सब से जिससे आपके जो लैंग्वेज पेपर में नंबर उठाए जा सकते हैं। रीडिंग कंप्रेंशन पे ध्यान दो, ग्रामर रूल्स पे रिवाइज करो, और इसको हर सप्ताह अपने वृत्ति में डालो कि हर एक सप्ताह में इसको डालूंगा। ठीक है, अभी तो शायद समय कम है, 1-2 सप्ताह ही आपको मिल पाएगा, लेकिन लगातार जब एग्जाम खत्म हो जाएगा, आप जब एनुअल्स के लिए धीरे धीरे प्रिपेयर कर रहे होगे, इतने इंटेंसिटी से नहीं ऑब्वियसली, तो ये सब सारी चीज़ें जो मैं अभी बता रहा हूँ, उस समय वापस से वीडियो को रिवाइंड करके देखना, वापस से वीडियो को सेव कर लो अभी जाके, ठीक है, इसको कि भैया इसको मोस्ट वॉच वीडियो में रख लेना कि हाँ इसको बार बार देखना है, हमको बार बार इसको रिवाइज करना है, बार बार देख रहे हैं कि इसके हिसाब से मेरे स्टडी टेक्निक्स बन रहे हैं कि नहीं। ओके, नेक्स्ट। और जो पैनिक आ रहा है कि वो कैसे होगा, क्या होगा, उसको अगर करना है तो कुछ नहीं, अभी चूँकि एग्ज़ाम है तो 12 घंटे कम से कम डालने की कोशिश करो। 12 घंटे हद जाओगे ना, अरे बाबा 12 घंटे मत डालने की कोशिश करो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें 12 घंटे डालने की कोशिश। तुम्हें हार्ड स्टडी जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड हार्ड स्टडी और स्टडी हार्ड, यू डोंट नीड टू स्टडी हार्ड। स्पेलिंग गलत दिखा जाता है, देखते हैं। यू नीड स्मार्ट स्टडी। तो बोलेंगे स्मार्ट स्टडी क्या होता है? स्मार्ट स्टडी होता है 80-20 प्रिंसिपल, अभी मैं बताऊंगा, पैरेटो प्रिंसिपल बोलते हैं, याद रखना। तुम जब गौर करोगे तो भैया तुम्हारे 80% जो रिजल्ट्स होंगे वो सिर्फ 20% एफर्ट से निकल रहे होंगे। तो आइडेंटिफाई दैट 20% वाले एरियाज, और यही आइडेंटिफिकेशन की है, क्योंकि लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इतना गंद मचा हुआ है मार्केट में। अच्छा, तो ये 20% जो स्कोरिंग एरिया जिससे 80% रिजल्ट्स निकलेंगे, उसमें आपका हेल्प करेगा आपका टीचर, आपका भैया, आपका भाभी, आपका यूट्यूब, आपका गूगल। लेकिन चूंकि आप इतने सारे रिसोर्सेज मैंने दे दिया, तब तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक बंदा पकड़ो या फिर बंदी पकड़ो, ऑब्वियसली सीनियर, ऑब्वियसली टीचर होंगे जिनके पास थोड़ा नॉलेज होगा इस फील्ड का, और उन पर ट्रस्ट करो कि हाँ वो बंदा, ऑब्वियसली ट्रस्टेड बंदा ही पकड़ना है, ऐसे तो बहुत सारे मार्केट में फेक्स भी चल रहे हैं, और उन पर ट्रस्ट करो। अब जो भी तुमको पसंद है, डजंट मैटर, ओके। और फिर बोलो कि भैया आप जो बोलोगे मैं तो भगवान का कहा हुआ लाइन मान के फॉलो करना होगा, मैं तो गीता का श्लोक की तरह रटूंगा उसे, ओके। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट
कि पहली बात तो आप स्मार्ट स्टडी करो, हार्ड नहीं। एंड देन जब भी आपको अथी होने लगे, अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप 5 मिनट सब कुछ छोड़ छाड़ के किताब को मारो साइड में गोली, और 5 मिनट का ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। जब भी आपको एंग्शियस फील हो, पैनिक अटैक्स आने लगे, तो आप अपना मेंटल हेल्थ का ख्याल रखोगे, तो भैया सिलेबस और ये सब चीज़ तो ऐसे ही धूल में उड़ जाएगा। बाकी आप जानते हो, अ गुड ब्रेन ओनली रिसाइड इन अ गुड बॉडी, हेल्दी ब्रेन ओनली रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो भैया खाओ पियो और मस्त रहो। 7 घंटे 8 घंटे का नींद बहुत ज़रूरी है। थोड़ा आप जब पढ़ रहे हो तो एक स्टैटिक जगह हो जाता है, तो लंबे समय पे नहीं, बीच बीच में आप क्या करो, शॉर्ट वॉक्स प्लान कर लो। इससे आपका बॉडी भी एक्टिव रहेगा, माइंड भी एक्टिव रहेगा। लास्ट के 3 दिन के लिए, फाइनल रिवीजन के लिए मैंने बोल ही दिया कि आप की कॉन्सेप्ट, डिफिकल्ट डायग्राम जिसमें आपको प्रॉब्लम होता था, वो सारी चीज़ों का एक शॉर्ट नोट्स तैयार होगा आपके पास। क्योंकि रिव्यूज़, फॉर्मूलाज, मैप, सारी चीज़ देख लो, बड़ा हेल्प आएगा, बहुत हेल्प आएगा, बहुत 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 ज़्यादा। एंड एग्ज़ाम के एक रात पहले किताब को मारो गोली और दबा के सो, दबा के दो, चाप के इतना सो कि दिमाग खराब। अगला दिन 9 बजे एग्ज़ाम है तो तुम 12 बजे उठो। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। 7 से 8 घंटे का प्रॉपर नींद लेना है। सुबह 6 से 7 बजे उठ जाना है। अगर आपको मन करे तो सुबह कुछ फॉर्मूलाज और छोटे छोटे क्विक नोट्स जो होंगे उसको रिवाइज कर लीजिए, फ्लैश कार्ड्स बोलते हैं इसको। और अगर नहीं करना है तो बस कीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। 5-10 मिनट पहले पढ़ के क्या ही और ही जोड़ लगा लीजिए। एक चीज़ जो बिल्कुल आपको नहीं करना है वो है ऑल नाइटर नहीं उठाना है। ऑल नाइटर मतलब क्या होता है भैया, पूरी रात एग्ज़ाम से पहले जगे हुए हैं और पढ़े जा रहे हैं। भैया एग्ज़ाम के एक रात पहले आप जग के पूरा किताब भी पढ़ लीजिए और एग्ज़ाम के दिन आप जाके सो जाइए। तो भैया ऐसा है कि 9 मंथ तक ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन बेबी, वो माँ के पेट में रहता है। और इतना 9 मंथ तक सब कुछ सही रहा और डिलीवरी में प्रॉब्लम आ गया तो क्या ह्यूमन बेबी 9 मंथ तक रहने का कोई फायदा हो पाया? कुछ नहीं। तो 9 मंथ के बाद डिलीवरी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ऑल दिस एग्जाम्स इज द डिलीवरी टाइम। आपके दिमाग में जो 9 मंथ और ऑब्वियसली 12 मंथ्स और 6 मंथ जो भी जिस मंथ के बाद एग्ज़ाम है, वो सारे कंटेंट अच्छे से डिलीवर अगर नहीं होता है तो माय फ्रेंड यू आर डूम्ड। तो वेरी मच फोकस ऑन दिस डिलीवरी पार्ट। और यही है, इसलिए मैं यहाँ पे आपके साथ हेल्प करने आया हूँ, डराने नहीं आया हूँ। अब मेरा बात तो सुनोगे नहीं कि भैया तुम्हारा बात हम क्यों ही सुने, तुम कौन ही है। तो भैया कृष्णा का बात सुन लो, कान्हा का बात सुन लो, बाकी बिहारी लाल का बात सुन लो, और कुछ नाम बोलूं? इतना काफ़ी है, काफ़ी। भैया अपना बेस्ट डालो और रेस्ट को भूल जाओ। डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण अध्याय 2 श्लोक संख्या 47 में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुः माते संगोष्ठव कर्मणि। ऐसा है कि तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारे कर्म करने का अधिकार है। आगे क्या होगा, कैसा होगा, डजंट मैटर, तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। कर्म करो भूल जाओ, कर्म करो भूल जाओ। रिजल्ट्स आने होंगे, आएंगे। जो तुम्हारे कर्म हैं उसके रिजल्ट्स आएंगे ही, देर से आएंगे, जल्दी आएंगे, ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है भाई। तुम्हारा कंसर्न है सिर्फ तुम्हारा एक्शंस। ओके, अच्छी बात है। तो मार्क्स, रैंक्स, कंपैरिजन, पेरेंट्स, टीचर्स ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, क्या होगा रिजल्ट्स के बाद, मार्क्स कैसा आएगा, बढ़िया जाएगा कि नहीं जाएगा, डजंट मैटर। तो अपना काम करना भाई, सोचने में तो क्यों व्यस्त अपना टाइम व्यतीत कर रहा है। क्या है कि डांसर और डांस को आप समझिए अच्छे से। डांसर उसी समय एक अच्छा डांस कर सकती है जब डांसर अपने आप को बुला दे और खुद बन जाए डांस। एक आदमी एक ऋषि मुनि के पास जाता है। ऋषि मुनि एक काम कर रहे हैं, कुल्हाड़ी से एकदम काटे जा रहे हैं, पेड़ को काटे जा रहे हैं, पेड़ को काटे जा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं उस काम को और स्माइल कर रहे हैं। आदमी पूछता है, यार इतना बोरिंग काम, इतना लेबोरियस काम तुम एंजॉय कैसे कर ले रहे हो? तो बोलते हैं कि हम है ही नहीं, अगर हम रहते तो ना बोर होते, हम यही काम हो गए हैं।
यही काम बस है यहाँ पे, मैं हूँ ही नहीं। अब बोलोगे भैया ये क्या ही बहुत वैली फिलोसफिकल बात बोल रहे हो। इन शॉर्ट, जो भी आप काम कर रहे हो, जिस समय आप उसको एंजॉय करने लगोगे ना, भूल जाओ कि आपको क्लास में टॉप करना है, भूल जाओ कि आपके दोस्त को आपको इससे पीछे करना है, आपको खुद 90% मार्क्स पार लाना है, भूल जाओ कि इतना चीज़ कवर करना है। एंजॉय द प्रोसेस, पढ़ो नहीं, पढ़ाई हो जाओ, समझे? खैर, नहीं भी समझे तो धीरे धीरे करके तुम समझ जाओगे। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि एंजॉय करो प्रोसेस को, ठीक है? और एंजॉय करने समय अपना माइंड को बड़ा बैलेंस रखो, क्योंकि कृष्णा कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभो लाभो जया जयो तद्दो युद्धा युजस्व नैवम पापम वाप्स्यसि। दुख हो, सुख हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, सबको इक्वल ट्रीट करो। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, ना चाहे नारायण, इतना मेहनत करने के बाद भी आपका मान लीजिए मार्क्स खराब आ गया, तो बस करना क्या है? रो धो के बैठ जाना, बोलना कि अब से कुछ नहीं हो पाएगा, ज़िंदगी मेरा ख़राब है, अब हमसे ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं तो बिल्कुल बुरा हूँ या बुरी हुई, वटेवर ऐसे आलतू फालतू बात बोलना जैसे अभी हम कुछ बोलते जा रहे हैं, और आराम से सूझ जाना। ऐसा नहीं है ना। अगर आपका परसेंटेज बहुत 95% सब जगह वाहवाही हो रही है, तब भी आपको फूल के गुब्बा नहीं हो जाना है कि वाह अब तो आ गए, अब तो मेरे को पढ़ने का जरूरत नहीं है, अब तो एनुअल एग्ज़ाम आएगा ही नहीं, फिर अगला साल हाफ ईयरली एग्ज़ाम आएगा ही नहीं। अगर आप टॉप पे हो तो आपको अपने टॉप का पोजीशन को मेंटेन करना है, और अगर आप टॉप पे नहीं हो तो आपको टॉप पे पहुंचने की कोशिश करना है, ऑब्वियसली बाय योर एक्शंस। रिजल्ट्स का छोड़ दो। एंड इतने मेहनत के बावजूद अभी भी आपके रिजल्ट्स नहीं निकल रहे हैं, तो आपको लगातार ढूंढते रहना है, अपनी गलतियों को सुधारते रहना है। आगे क्या होगा? आगे होगा तो आगे देखेंगे ना, अभी क्यों पूछ रहे हो कि आगे क्या होगा? ओके, तो इस तरीके से आपको अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, मिरर की तरह बनना है, मिरर माइंड की तरह। वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता, वो जो भी सामने आता है बस वो रिफ्लेक्ट करता है और आगे चल जाता है। उस मिरर में, उस आईने में कितनी तस्वीरें आई, क्या किसी भी तस्वीर का फोटो आपको उसमें दिख रहा है? अभी नहीं, वो सिर्फ उस समय रिफ्लेक्ट करता है, उसके बाद वो तस्वीर गायब, तो उसकी मिरर में इमेज भी गायब। जस्ट लाइक द मिरर माइंड माई फ्रेंड। इतना टेंशन क्यों लेते हो? भी बच्चे हो तुम लोग, इतना टेंशन तुम्हारे लिए सही नहीं है। आगे कहते हैं कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो भैया 100 तरह के डिस्ट्रैक्शन आएगा, मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा, उसका मैसेज आएगा, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने मत देना। कोई दिक्कत होगा तो यही डिस्ट्रैक्शन, यही लेजीनेस आपको दिक्कत देगा। अगर आपको कोई रोक रहा है तो वो सिर्फ आप खुद हो। इस एग्ज़ाम में एक चीज़ तो बिल्कुल मत करना, वो है प्रोक्रास्टिनेशन, सेल्फ डाउट, लेजीनेस। ये सब बिल्कुल मत करना। ये सबको अंदर से जीता जा सकता है तो आप ही को जीतना पड़ेगा, क्योंकि और कोई समझने ही वाला नहीं है ना। समझिए बात को, नहीं समझ में आया हम समझाते हैं। एक दिन क्या हुआ, मैं अपने रूम में आ रहा था, मेरा चाबी खो गया, मैंने पूरा चाबी खोजा, दरवाज़ा लॉक है। पता चला कि मैंने उस चाबी को इतने अच्छे से संजो के रख दिया था, मेरे पैकेट में चोर पॉकेट था और उसी चोर पॉकेट में मैंने उसमें रख दिया था। मैंने अपने बाकी सारे पॉकेट्स में खोजा बट उसमें नहीं खोजा। एक्चुअल चाबी आपके अंदर है, आप ही ने उसे कहीं संभाल के रख दिया है। ज़रूरत है तो अपने की टू सक्सेस को अपने अंदर से निकाल के अपने आप को मोटिवेट करके, क्योंकि और कहीं से मोटिवेशन आने वाला है नहीं। ये जो मैंने वीडियो देख रहे हैं आप बोलेंगे वाह भैया कितना अच्छा बात बोल रहे हैं, आप हमको समझा दिए, ये चला जाने वाला है, आपके माइंड से पार हो जाए। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ हमेशा ऐसे पिन पॉइंट करते रहूँ तो फॉलो मी, सब्सक्राइब, ऑब्वियसली सब लंदर पंदर सिखवा शिकायत करिए। और नहीं चाहते हो, खुद से मोटिवेट होना चाहते हो, तो याद रखो आपसे ज़्यादा मैं खुश होऊंगा, क्योंकि टीचर वही अच्छा है जो स्टूडेंट को सिर्फ एक बार पढ़ाए और उसकी शक्ल ना देखे उसके बाद। बार बार अगर आप किसी टीचर के पास जाना चाह रहे हैं, दैट मीन्स वो टीचर एडिक्टिव है। और किसी भी बंदे, किसी भी चीज़ का अगर आपको आदत लगने लगे तो वो बुरा है, याद रखना। वो अच्छा हो ही नहीं सकता, वो बुरा है। ओके, बाकी आप समझो अलग अलग तरीके से जो आप कंपेयर करते हो अपने दोस्तों के साथ, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स जो कंपेयर करते हैं, उनका तो मैं कुछ नहीं बता सकता। अगर वो भी पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं उनको ये बोलूँगा कि दिस हैज़ वेरी बैड इन्फ्लुएंस ऑन योर चाइल्ड। मत करें कंपेयर आप प्लीज़। लेकिन आप खुद में जो कंपेयर करते हो वो भी तो बुरा है ना। आप कंपेयर मत करो यार, आप में एक यूनिक पैथ
कृष्णा द्वारा बनाया गया है, उन्होंने खुद आपको जो अति किया है, अपने हाथों से बनाया है। अब अगर रोज़ लोटस से खुद को कंपेयर करे कि भाई मैं कमल की तरह पानी में क्यों नहीं खिलता, और कमल अपने आप को रोज़ की तरह रोज़ से कंपेयर करे कि भाई वैसा मैं क्यों नहीं खिल रहा, मेरे के पास भी उसे कांटे होने चाहिए, मैं भी, मेरे को भी कोई तोड़ने आएगा तो मैं भी अपने कांटे उसे चुभूंगा। तो ना तो लोटस खुश रह पाएगा, ना तो रोज़ खुश रह पाएगा। रोज़ लोटस बनने जाएगा तो उसकी खूबसूरती गई, लोटस रोज़ बनने जाएगा तो उसकी खूबसूरती गई। दोनों में अपनी इंडिविजुअल ब्यूटी है, इंजॉय ना, तो क्यों फिर इतना कंपैरिजन, मत कर कॉपी, आगे बढ़। वाह क्या ही बात है, कृष्णा तो हमको बहुत अच्छा समझा दिया। अब एक बात बताइए, जो नितेश है, नीतीश कुमार कृष्णा में, वो हमको कैसे हेल्प करेगा? तो भैया एक बात बता दूं, आपको मैं हेल्प करूंगा आपके लास्ट मिनट प्रिपरेशन और थ्रू आउट द जर्नी में आपको गाइड करने में, क्योंकि कृष्णा एग्जैक्ट आपके रूप में तो आएंगे नहीं आपके साथ हेल्प करने, तो कृष्णा अलग अलग रूप में आते तो एक छोटा सा रूप मैं भी हूँ, आप भी हैं, आपके दोस्त भी हैं, आपके टीचर भी हैं, आपके पेरेंट भी हैं, तो एक छोटा सा योगदान गिलहरी मैं भी हूँ। अगर आप चाहो तो राम सेतु बनाने में मैं हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि भैया मार्क्स लाना ना एक आर्ट है और वो मैं आपको सिखा सकता हूँ, ठीक है? तो हर एक सब्जेक्ट का एक अपना एक स्पेसिफिक पढ़ने का तरीका होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है? उसके साथ जो आपका सिलेबस पहले से सीबीएसई द्वारा रिड्यूस कर दिया गया ना, उसको मैं 30% पे ले आऊँगा यूजिंग 80-20 प्रिंसिपल। अब 80-20 प्रिंसिपल स्टूडेंट्स के लिए कैसे काम करता है, क्या है, पैरेटो प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। सिंपल सा बात मैंने जो पहले भी बताया है कि आपके 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट निकाले जा सकते हैं। माने कि आपका एग्जाम में जो सिलेबस है उसको सिर्फ 20% एरिया आप कवर करोगे ना, जो प्रायोरिटी बेस्ड एरिया होते हैं, उससे 80% मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे और आप बढ़िया करने वाले हो। और वो कैसे होगा भैया? वो ऐसे होगा क्योंकि मैं बताऊंगा ऐसे होगा। क्या करना है, देखो आपको अपने हाई इम्पैक्ट चैप्टर्स क्या होते हैं, जैसे कुछ चैप्टर, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 10 में देखोगे तो लाइट एक बड़ा फेवरेट चैप्टर है और इससे भर भर के क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? अच्छा, लाइट में भी जाओगे तो इसमें तुम्हारा एक न्यूमेरिकल फिक्स है, याद रखो, लेंस फॉर्मूला पे या फिर मिरर फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल तुम्हारा फिक्स है। 9th क्लास में भी तुम अलग अलग देखोगे तो उसका वो जो v बराबर u प्लस ए टी एस बराबर u टी प्लस आप उसका डेरिवेशन और उसमें न्यूमेरिकल फिक्स है। उस तरह 12 में तुम देखोगे तो लेंस मेकर फॉर्मूला, लाइट चैप्टर अगर रे ऑप्टिक्स आ रहा है तो उसमें फिक्स्ड है, ठीक है? वो प्रिज्म वाला ऑलमोस्ट 100% आता ही आता है। तो ये सारे टॉपिक, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ और मैं यूनिक हूँ, आपके टीचर कुछ बताएंगे नहीं या फिर आपको और कहीं से पता नहीं चलेगा, पता चलेगा, बट थिंग इज दैट कि सब जगह से पता चलता है बट फिर भी आप फॉलो तो नहीं कर पाते, आप कंप्लीट तो नहीं कर पाते। वहाँ मैं हेल्प करूँगा कि क्यों नहीं कर पाते, इसलिए तो मैं ये वीडियो लाया, ये सबके लिए। तो वो सारे चैप्टर्स को आप सबसे पहले रिवाइज करो। जैसे साइंस में आप देखोगे डायग्राम, डेफिनेशन, कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उस पर फोकस करना है। और ये सब कहाँ से पता चलेगा? ये सब पता चलेगा वो प्रीवियस पेपर से और आपके टीचर्स से, आपके नोट्स में जो क्वेश्चन रिपीट होने चाहिए जो ज़्यादा आते हैं, ठीक है? तो वो 20% गोल्डन क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है, हर एक सब्जेक्ट के लिए वो मिल जाएंगे और वही 20% से आपको 80% मार्क्स मिल जाएंगे। याद रखिए, ग्रामर वगैरह हो गया, राइटिंग सेक्शन हो गया, वही लेटर के फॉर्मेट, वही ऐसे के फॉर्मेट, वही नोटिस के फॉर्मेट जब आ रहे हैं तो आप उसका तैयारी अच्छे से क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं नंबर ला रहे हो? अच्छा, उसके अलावा जब आप अपने 80-20 प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे होगे तो याद रखना, जो लो वैल्यू एक्टिविटीज है, मतलब जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट तो डालना पड़ रहा है बट उससे रिजल्ट नहीं निकलता, उसको इग्नोर करो, उसको कम करो। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे होता है मैं बताता हूँ। आप क्या कर रहे हो, नोट्स बनाए जा रहे हो, आप नोट्स को स्क्रॉल करे जा रहे हो, ई नोट्स के बाद वो नोट, वो नोट्स के बाद वो नोट, आपको इंस्टाग्राम पे नोट्स मिल जा रहा है, आपको व्हाट्सएप पे नोट्स मिल जा रहा है और आपने एक भी नोट्स अच्छे से पढ़ा नहीं है अभी तक। और आप क्या कर रहे हो, कुछ लोगों की होती आदत है कि वो नोट्स जब बनाएंगे ना तो है नहीं, इधर थोड़ा डायग्राम बना देंगे, थोड़ा इधर पत्ता उत्ता गिरा देंगे, थोड़ा अपना कैलिस्थेटिक, थोड़ा राइटिंग वगैरह ठीक करेंगे। भैया ऐसा है कि जो नोट्स का खूबसूरती के लिए आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा आप जो एग्ज़ाम में उस नोट से डिलीवर कर पाओगे। तो ये सब आलतू फालतू समय पे जिसमें 80% एफर्ट जा रहा है आपका, उसको इग्नोर करो और भैया अपना समय एक्टिव रिकॉल बार बार याद करो, अपने दोस्तों के साथ रिवाइज करो, मॉक टेस्ट लगाओ, रिवीजन सेशन लगाओ, ये सब काम पे फोकस करोगे तब तुम्हारा जाके ज़िंदगी में अच्छा हो पाएगा। एक्टिव रिकॉल होता क्या है, बार बार अपने आप को टेस्ट करो, खालिस्तान दे दो या फिर अपने टीचर से बात करो, अपने बड़े भैया से बात करो, बड़ी दीदी से बात करो, उसके रिगार्डिंग बोलो कि आप क्वेश्चन पूछिए, हम जवाब देंगे। दिस इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। जब आप पढ़ रहे हो तो फिर ऐसा नहीं कि लगातार पढ़े जा रहे हो, रिपीट करे जा रहे हो, नहीं, बीच बीच में समय दो, बीच में गैप दो, ताकि आपका माइंड जब भूलने लगे तो फिर उसको याद दिला, भूलने लगे तो फिर याद दिला, ऐसे करके होता है।
पास्ट पेपर को लगातार सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट्स को बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलो। अब एक रूम पकड़ लो ना यार, अपने आप को उस रूम में बंद करो और पूरा घर वाला का ना दिमाग का दही कर दो कि दिमाग खराब पड़ रहा है कि हल्ला चिल्ला रहा है। और जैसे ही कोई गरियाना है तुम्हारा घर वाला कि कहीं चिल्ला रहा है, बोलना कि दिमाग खराब, फिर रिजल्ट खराब आएगा तो मत गरिएगा, या तो अभी मत करिएगा या तो फिर रिजल्ट खराब आएगा तो मत करिएगा, तो ऑब्वियसली लोग शांत हो जाएगा। या फिर अगर संकल रहा तो दूध झापड़ देव करेगा, खा लेना, क्या दिक्कत है। माने हम इतना बोल रहे हैं कि भैया समय कम दो और ज़्यादा रिजल्ट्स निकालो, है जी, है जी। याद रखिए, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। माने कि भैया ऐसा है कि सब कुछ लपेटने की कोशिश मत करो, कुछ नहीं लपेट पाओगे। इफ़ यू चेज एवरीथिंग यू गेट नथिंग, यू जस्ट हैव टू एम फॉर द इनफ। माने ये हुआ कि आपको पता है कि 20% 20 दिन 10 दिन 15 दिन बचा हुआ है, तो क्या आप पूरा सिलेबस करने बैठोगे? अभी 3-3 घंटा का यूट्यूब क्लास देखोगे, वन शॉट गन शॉट लंदर फंदर सीखो ऐसा कैब देखोगे? नहीं हो सकता वो पॉसिबल है ही नहीं। तो क्या करोगे आप फॉर्मूला बेस्ड डेफिनेशंस के जो नोट बना के रखोगे सिर्फ उसको रट लोगे अच्छे से, ताकि सबसे पहले आपका पेपर कंप्लीट हो सके। सबसे पहले आप एक अपना पास करोगे, फेल होने का नौबत ना है। मिनिमम आपको 33.3% स्कोर करने के बाद अब बोलोगे ऐसा बच्चा तो हम नहीं हैं भैया अगर आप ऐसा बच्चा नहीं है तो हम आपके लिए बोल भी नहीं रहे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। तो सबसे पहले तो इस क्राइटेरिया को लिख लो और उसके बाद सिर्फ 20% वाले एरियाज़ पे फोकस करके 80% मार्क्स निकालो और उसके बाद समय बचे तब फिर सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करना। एक बार में लपेटने की कोशिश करोगे तो भैया बालू की रेत की तरह सब हाथ से निकल जाएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। लास्ट और फाइनल बात बोल रहे हैं कि अरे यार फिर स्क्रीनशॉट लेवा गई, होता कैसे है यार, इन्हें मैंने लगता है कुछ टिपा जाता है इसलिए स्क्रीनशॉट लेवा देते हैं, कोई बात नहीं। तो हम ही बोल रहे हैं कि आपको स्टडी हार्ड करने पे फोकस नहीं करना है, यू हैव टू स्टडी स्मार्ट, इसी से रिजल्ट्स मिलेगा। 80 से 20% कहती है कि आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज करो, सिंप्लीफाई करो, अपनी एफिशिएंसी बचाओ, क्योंकि भैया यही चीज़ है जो एक्चुअली मैटर करती है द मोस्ट। कोई तकलीफ? ऑब्वियसली कोई क्या ही तकलीफ होगा। अंत में मैं यही बोलूँगा कि आप थोड़ा इस एग्ज़ाम के नज़दीक हैं, तो अभी क्या है ये जो छोटे छोटे टेस्ट दिख रहे हैं वो बहुत बड़े लग रहे होंगे आपको, बट एक्चुअली ये आपका एक स्मॉल स्टेप है। आप सोचो कि एग्ज़ाम लिया ही क्यों जाता है, क्योंकि भैया इससे बड़ा एग्ज़ाम लेने वाला बंदा मैं आपको बता देता हूँ, वो है आपका लाइफ। जब आप अभी तो बच्चे हो, चिल्ड्रन हो, जब आप एडल्ट लाइफ में आओगे, जॉब वगैरह करोगे, आपकी अपनी एक फैमिली होगी, उस समय अभी तो 6 महीने बाद, कम से कम 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपके एग्ज़ाम्स होते हैं ना, लाइफ पर डे एग्ज़ाम्स लेगी आपको। और ऐसा नहीं है कि सिलेबस आपको पता रहेगा, कोई सिलेबस पता नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको PYQs पता रहेंगे, ऐसे तो PYQs पूछ लेना, बट वो PYQs भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि हर महीने हर दिन वो लाइफ के एग्ज़ाम्स के पेपर पैटर्न चेंज होते हैं, हर दिन ट्रेंड चेंज होगा। और ऐसा है कि आप एक ही पेपर करीब 1 महीने तक दे रहे होगे, एंड हर दिन आपको टेंशन, हर दिन आपको एंजाइटी, हर दिन वो पैनिक अटैक्स जो भी फील कर रहे हो ना छोटे लेवल पे, वो बड़े लेवल पे होगा। उसी चीज़ के लिए आपको तैयार किया जा रहा है इस छोटे छोटे स्टेप्स में। सो दिस एग्जाम्स, दिस स्मॉल स्टेप्स इज सो दैट यू कैन पुट एफर्ट्स, यू कैन हैव दैट करेज, और आपके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाए इस प्रिपरेशन के दौरान, ताकि जो लाइफ एग्जाम्स लेगी, लाइफ के थप्पड़े आपको आगे जाके आने वाले ही हैं, क्योंकि लाइफ का ऐसा रियलिटी है, लाइफ का ऐसा नेचर है, उसको आप आराम से अच्छे से एंजॉय करते हुए झेल पाओ, क्योंकि वही है रियल सक्सेस। सो डरो नहीं, इसको एक चैलेंज की तरह लो, अपने आप को काम रखो। जब एग्ज़ाम आए तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, हार्ड क्वेश्चन लगे, कुछ समझ नहीं आया, भूलने लगो चीज़ों को, तो थोड़ा एक ब्रीथ लेना, डीप ब्रीथ, फिर सोचना, याद आ जाएगा। तुम्हारे दिमाग में ही सारा चीज़ है, और जब दिमाग अच्छा खेलता है ना, तो भैया अच्छा ही खेलने वाले हो तुम। और लास्ट में वही बोलूँगा कि जो मार्क्स है ना वो आएंगे और जाएंगे, बट तुम्हारा माइंडसेट हमेशा अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या तुम्हारा माइंड तुम्हारा ब्रेन है? नहीं, ये जो बायोलॉजिकल स्केलेटन दिख रही है, खोपड़ी जिसको बोलते हैं, वो ब्रेन है, उसके अंदर तुम्हारा माइंड है। याद रखना, इस स्क्रीन पे मार्क्स तुम्हारे आएंगे जाएंगे,
लेकिन तुम्हारा माइंड अंदर का वो प्रिजर्व रहेगा, जो माइंडसेट बन गई वो बना रहेगा। तो इसीलिए अभी अपना तुम्हारा माइंडसेट बनाने का ज़रूरत है। अदर्स मत जाओ, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। थैंक यू। अभी फ़िलहाल के लिए मैं बस यही बोलूँगा कि अगर तुमको अच्छा लगा ये चीज़ और भी जो मैं कंटेंट शेयर कर रहा हूँ तो अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ शेयर करो। इससे थोड़ा होगा क्या कि जो संसार का नियम है, यूट्यूब एल्गोरिथम का नियम है, उस नियम को मैं फॉलो कर पाऊँगा। यूट्यूब एल्गोरिथम कहता है कि अपने सब्सक्राइबर को चिल्ला चिल्ला के ये बोलो कि वो सब्सक्राइब करें, बट डजेंट मैटर। अगर तुमको करने का मन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है यार। आई एम जस्ट डूइंग माई पार्ट, यू जस्ट डू योर पार्ट, लाइफ विल बी ऑल ओके। सो आज के लिए इतना ही, सुनने के लिए धन्यवाद। चलिए अभी मैं टाटा गुड नाइट बाय बाय बोलूँगा, सायनारा, टेक केयर, गुड नाइट, राधे राधे। फिर मिलेंगे अपन नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।